हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं चंद्र प्रकाश तथा चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैंने इस चैनल के माध्यम से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों को जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसे सिखाने का प्रयास किया है और इसके तहत मैंने अलग अलग टॉपिक्स की पे आपको पूरी पूरी और बहुत ही सुंदर और सजाए हुए ढंग से जानकारी दी है। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप लोग का जो उत्साह जो है मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। और आप लोग का जो रिक्वेस्ट आया है कि चूंकि सर अभी ऑफलाइन क्लासेज में काफी परेशानियां हो रही हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास को जिसे आप यूट्यूब चैनल पे ले रहे हैं उसको आप इस तरह से चैनलाइज करके टॉपिक वाइज लीजिए जिससे हम लोगों को ऑफलाइन क्लास की कमी का पता ना चले और हम लोग जो है सही ढंग से कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लें। तो आपके इस रिक्वेस्ट को हमने कंसीडर किया है और अभी से आगे जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगा वो चैनलाइज होगा। एक टॉपिक को उठाऊंगा और एक एक करके मैं उसे समझाऊंगा, समाप्त करूंगा और जो जिससे कि आपको मेरे ऑफलाइन क्लास का अभाव नहीं खलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको आज का टॉपिक जो है शुरू कर रहा हूं। आज का टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर आधारित है और इडियम्स ऑफ फ्रेजेस में भी मैंने लेटर ए को उठाया है। आगे मैं फिर लेटर बी को उठाऊंगा, सी को उठाऊंगा, इस तरह से अल्फाबेटिकली मैं जेड तक जाऊंगा। फिर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को उठाऊंगा, स्पेलिंग टेस्ट को उठाऊंगा, जैसा मैं अपने एक्चुअल क्लासेस में करता आ रहा हूँ सेम सिस्टम पे मैं आपको यहाँ पे लेकर के आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल पे आप अंत तक बने रहेंगे और मेरे इस YouTube क्लास का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। अब देखिए आज का जो टॉपिक है जो ऊपर में मैंने आपको लिखा हुआ है कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसा आप जानते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है डायरेक्टली आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम जो है वो मल्टीटास्किंग का हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, वेदर इट इज पीटी और मेन, दैट इज इमटेरियल। स्टेनोग्राफर का हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी बैंकिंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां इम्प्लिसिट रूप में आता है, इम्प्लाइड रूप में आता है, मतलब छिपे हुए रूप में आता है। लेकिन जब आप एसएससी के एग्जाम में आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आता है। तो आज मैं 20 ए लेटर से स्टार्ट होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप जो है मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और खूब बढ़िया से समझिएगा। जहां भी आपको डाउट होगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आप अपना डाउट ले दीजिएगा डेफिनेटली और डाउट विल बी क्लियर। सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ टुडे। अब देखिए सबसे पहला जो इडियम्स है वो क्या है, अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या हुआ, काली भेड़। अब देखिए काली भेड़, इसका आइडेंटिफिकेशन जो है अलग से ही होता है, मालूम होता है। और ये जो है काली शब्द को लेकर के, इस काले शब्द को लेकर के एक ब्लैक स्पॉट की तरफ इशारा कर रहा है, एक निगेटिविटी को दिखाया जा रहा है, नकारात्मकता का बोध कराया जा रहा है। तो उपमा जो दी जा रही है कि अ ब्लैक शिप, इसका मतलब होता है बदनाम आदमी। इसका मतलब क्या हुआ, बदनाम आदमी, है ना, जो अपनी नोटोरिटी के लिए जाना जाता है, अपने कुख्याति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि देखिए इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं इसका जो है मीनिंग कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है और एक बार अगर आप बढ़िया से इसको समझ लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स है ही। तो चलिए अब देखिए ब्लैक शिप का मतलब हमने क्या सीखा, बदनाम आदमी। एक एग्जाम्पल भी हमने दिया है, रोहित इज अ ब्लैक शिप इन हिज फैमिली। द नेक्स्ट वन इज अ बोन टू पिक। अब देखिए फिर जो है इसको आपको समझना है, ये उपमा दिया हुआ। बोन का मतलब होता है हड्डी और पिक का मतलब होता है उठाना। तो कह रहा है एक हड्डी को उठाना, मतलब यहाँ हड्डी का मतलब वो एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक कंफ्यूजन, एक विवाद, इसको उठाना। अब कोई समस्या को उठाया जाएगा तो किस लिए उठाया जाएगा, सलटाने के उद्देश्य से उठाया जाएगा ना। तो कह रहा है
एक विवाद जिसे निपटाना हो। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमने दिया, कश्मीर इशू इज स्टिल अ बोन टू पिक फॉर इंडिया। तो मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। द नेक्स्ट वन इज अ चिल टू द हार्ट। अब देखिए चिल का बहुत सामान्य होता है। चिल का मतलब तीखा भी होता है, चिल्ली आप समझते हैं, चिल्ली सॉस खाते हैं। चिल का मतलब ठंडा भी होता है ना, चिल्ड आइटम्स होते हैं। उसके बाद चिल का मतलब डर भी होता है। तो यहाँ पे चिल का मतलब डर से संबंधित है। कहता है चिल टू द हार्ट। चिल टू द हार्ट का मतलब क्या हुआ, दिल में लगने वाला डर। तो दिल में लगने वाला डर मतलब बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा भय, है ना। हम लोग बचपन में अपने टीचर लोग से, कुछ खास खास टीचर से बहुत ज्यादा डरते थे। उसी तरह का एग्जाम्पल हमने एक दिया है। हमने लिखा है द हिंदी टीचर वॉज चिल टू द हार्ट अमंग द स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। द नेक्स्ट वन इज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, डार्क का मतलब काला, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, काला। कह रहा एक काला घोड़ा, मतलब इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सो अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ हिडन जीनियस, है ना। जीनियस का मतलब बहुत तेज, हिडन मतलब छिपा हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं छुपा रुस्तम। आप देखिएगा आपका कोई मित्र आपके साथ आपके रूम में पढ़ रहा है और अचानक वो आपको बोलता है कि मेरा एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो गया। अब आप उससे पूछते हैं कि पहले तो आपने कभी बताया नहीं हमको। तो उस तरह के व्यक्ति के लिए, उस तरह के लोगों के लिए, उस तरह के स्टूडेंट के लिए हम लोग डार्क हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो हमने एक एग्जांपल दिया है, महेश इज अ डार्क हॉर्स इन द स्कूल। एंड द नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अ हरकुलियन टास्क। अब देखिए हरकुलियन से क्या मतलब होता है, अब इसको पकड़िए बढ़िया से। हरकुलस जो है यूनान का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मैस्कुलर पर्सनालिटी था। और जो काम बहुत ही डिफिकल्ट होता था, जो किसी से भी होना संभव नहीं होता था, वैसे कार्य को हरकुलस को दे दिया जाता था। तो बाद में इसी के आधार पर यह मान लिया गया कि जो कार्य हरकुलस को दिया जाएगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज उसको दिया ही नहीं जाएगा। तो उसी से ये इडियम्स बन गया हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब हो गया बहुत कठिन कार्य। टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज इन वाटर was a Herculean task for villagers. And the next one, again important, a jail bird. अब देखिए ऐसा पक्षी जो जेल का होकर रह गया हो, है ना, मतलब हमेशा जेल में ही रह रहा हो, जेल से निकला फिर कुछ काम हुआ फिर वापस आ गया, है ना। तो ये ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, अ जेल बर्ड, मतलब एक कुख्यात अपराधी, है ना। थोड़ी देर के लिए बाहर निकला फिर कोई क्राइम किया वापस आ गया, मतलब जिसका रेसिडेंस ही जेल में हो गया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अ जेल बर्ड। सो ही इज अ जेल बर्ड ऑफ दिस एरिया, मतलब वह इस इलाके का कुख्यात अपराधी है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब देखिए स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, घास भूसा। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, भूसा, गाय भैंस को हम लोग खिलाते हैं। तो कह रहा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब एक घास भूसे वाला आदमी, मतलब ऐसा आदमी जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जिसका कोई मत नहीं हो, जिसके बारे में कोई कंसीडर नहीं करता है, वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। सो सोहन हैज नो वैल्यू इन द विलेज, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ फॉर देम। सोहन का गांव में कोई भी वैल्यू नहीं है, वह उनके लिए बेकार है, वैल्यूलेस है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, अ रेड लेटर डे। अब देखिए कह रहा है अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एक खुशी से भरा हुआ यादगार दिन। ये नहीं केवल यादगार दिन हमने लिखा है, लेकिन इसमें हैप्पीनेस भी चाहिए, है ना। आप अपना बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, है ना, देश के लिए हम लोग कुछ मनाते हैं। तो उसके से जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेड लेटर डे। सो द 15th ऑफ अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। सो हम समझ रहे हैं, आप एकदम समझ रहे होंगे इस बात को। अगर डाउट होगा देन अगेन इन comment box. The next one is a wolf in sheep's clothing. अब देखिए wolf का मतलब क्या होता है, भेड़िया, और sheep का मतलब क्या होता है, भेड़। तो भेड़ जो होता है वेजिटेरियन होता है, बहुत ही डरपोक होता है,
जस्ट लाइक आप गोट समझते हैं ना, बकरी, उस तरह का होता है। और उल्फ जो है जंगली जानवर होता है, भेड़िया होता है, आक्रामक होता है। तो कह रहा है कि भेड़ के वेश में भेड़िया, है ना, मतलब अब वो छिपा हुआ है, बना हुआ है भेड़, लेकिन वास्तव में क्या है, भेड़िया है। तो इसका मतलब वो छिप कर अटैक करने वाला, छिप कर वॉर करने वाला। सो डू नॉट ट्रस्ट हिम, ही इज अ वुल्फ इन sheep's clothing. क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज एबव बोर्ड। अब देखिए बोर्ड का मतलब क्या होता है, आप ऑफिस में देखते हैं बोर्ड रहता है, जिस टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो टेबल के ऊपर मतलब सारा काम टेबल के ऊपर हो रहा है, मतलब सारा काम स्पष्ट हो रहा है, किसी तरह का दो नंबर का कार्य नहीं हो रहा है। अगर दो नंबर का कार्य होगा उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लिए हम लोग बोलेंगे अंडर टेबल। गॉट माई पॉइंट। सो एबव बोर्ड का मतलब हो गया स्पष्ट। So the financial dealings of Reliance company are above board. जो भी डीलिंग हो रहा है रिलायंस का, क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, ऊपर हो रहा है। And the next important one is add a new feathers in one's cap. अब देखिए फीदर का मतलब क्या होता है, पंख, और कैप का मतलब होता है टोपी। तो कह रहा है कि अपने कैप में नया पंख लगाना। तो आप देखते होंगे ना आज के डेट में क्या होता है, मिलिट्री में जो मेडल्स लगते हैं, तो जब कोई नया एक मेडल लगता है तो यहाँ पे नया आ जाता है, यहाँ पे फिर एक नया लग जाता है। तो पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई उपलब्धि किसी सैनिक को या किसी और दूसरे व्यक्ति को मिलती थी, तो उसके पंख में, उसके टोपी में एक नया कलर का पंख लगाया जाता था। तो उसी से ये इडियम्स का निर्माण हुआ। इसका मतलब हुआ कोई नया सम्मान या नई सफलता प्राप्त करना। हमने एक एग्जांपल दिया, इंडियन क्रिकेट टीम हैव एडेड अ न्यू फीदर इन देयर कैप्स। द नेक्स्ट वन इज एड फ्यूल टू द फ्लेम। अब देखिए फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग, और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। तो अगर आग में ईंधन डालिएगा तो और भड़क जाएगा ना, और तेज हो जाएगा ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना आग में घी डालना। तो आग में घी डालिएगा तो और भड़क जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी चीज को और भड़का देना और गलत दिशा में तीव्र कर देना। सो द मैटर इज ऑलरेडी सीरियस, डोंट ट्राई टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। एंड द नेक्स्ट वन इज एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसके लिए हम लोग एक और इडियम्स को यूज करते हैं, टिट फॉर टैट। बहुत से अरब देशों में आज भी है कि अगर आपने किसी का हाथ काट लिया तो आपको भी हाथ काट लिया जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एन आई फॉर एन आई। सो एन आई फॉर एन आई लॉ इज स्टिल प्रिवेलेंट इन मेनी कंट्रीज। सो क्लियर, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? अगर कुछ होगा देन अगेन कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट वन इज एन आयरन व्हील। अब देखिए आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, और व्हील का मतलब यहाँ, ये व्हील यहाँ पे नाउन के रूप में, व्हील का मतलब इच्छा शक्ति। तो कह रहा है कि लोहे की इच्छा शक्ति रखने वाला। तो कह रहा है एन आयरन व्हील का मतलब दृढ़ विचार, है ना। सो सरदार पटेल हैड एन आयरन व्हील इन सॉल्विंग द नेशनल प्रॉब्लम्स। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज एप्पल ऑफ वंस आई। अब देखिए आई का मतलब क्या होता है, आंख, और एप्पल का मतलब क्या होता है, सेव। तो आंख का सेव नहीं ना होगा, पकड़िएगा बात को, समझिएगा खूब बढ़िया से। तो सेव का मतलब होता है एक प्यारा फल, एक महंगा फल। तो इसलिए एप्पल्स ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा, आंखों का प्यारा होना, आंखों का प्यारा होना। यहाँ पर एप्पल का मतलब उपमा दिया गया है कि बहुत प्यारा, है ना। So his son is the apple of his eye for his family. And the next one, at cross purposes. Cross समझते हैं ना इस तरह से। So cross purposes मतलब विरोधी, हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में जाने वाला। So राजा राम मोहन रॉय was at cross purposes with सती सिस्टम, है ना, हमेशा सती सिस्टम का उन्होंने विरोध किया था। So he was at cross purposes. And the next important one is at sixes and sevens। ये बड़ा important है ना। कहता है एट सिक्सेज एंड सेवेंस का मतलब होता है सब चीज अस्त व्यस्त होना, छितराया होना। आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के पहले वाले दिन और एग्जाम के दिन क्या करते हैं, जल्दी में जैसे तैसे जो पढ़ना है सब, बाकी सारा किताब कॉपी जैसे तैसे छोड़ के निकल जाते हैं कि फिर एग्जाम हॉल से आएंगे फिर सरिया लेंगे। सो फॉर दैट
situation is known as at 6s and 7s. So all the books and copies were at 6s and 7s when I entered in his room. And the next one is at the 11th hour. 11 at the 11th hour मतलब अंतिम समय में, पहले से कोई डिसीजन नहीं लिया गया, अंतिम समय में ये डिसीजन लिया गया. So the police controlled the wild mob at the 11th hour. Clear? And the next one is at the top of. At the top of का मतलब होता है पूरे ताकत से, पूरे प्रयास से. So at the top of का मतलब हो गया उच्चतम स्वर में. So as he was in danger, चूंकि वह खतरे में था, he shouted at the top of his voice. And the next and the last one is axe to the grinder. अब देखिए ग्रीन का मतलब ग्राइंडर समझते हैं ना. सो ग्राइंड भी हम लोग बोलते हैं, ग्राइंड मतलब काटना, मिक्सर में होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह. सो एक्स टू द, अब कुल्हाड़ी से काटना. तो किसी चीज को कुल्हाड़ी से आप काटने के चक्कर में, इसका मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा आप लेने के चक्कर में है, तो इसलिए कहता है, इसका मतलब आप स्वार्थ लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलता है एक्स टू द ग्रीन का मतलब हुआ स्वार्थ सिद्ध करना. सो मेनी पॉलिटिशियंस हैव देयर ओन एक्स टू द ग्राइंड. वो अपना स्वार्थ सिद्ध में लगे रहते हैं. तो ध्यान देंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और आप अपने सजेशंस भी हमें देंगे, है ना, कि आगे आप क्या चाहते हैं. आपके सजेशंस पे ही हमने इसको चैनलाइज करते हुए अब एक एक करके मैं आपको ऑनलाइन क्लास के रूप में ही आपके सामने इस YouTube को लेकर के आऊंगा. अगली बार मैं B को लेकर आऊंगा, फिर C को लेकर आऊंगा, जहां कम रहेगा 2-3 लेटर को मिला करके दूंगा. इसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा, फिर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करूंगा, सिनोनिम्स एंटोनिम शुरू करूंगा. बाकी आप जो सजेशन देंगे, अकॉर्डिंगली आई विल प्रोसीड. सो विद दिस इट इज ओवर. जय हिंद, जय भारत.